हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 34। ये कार्यपत्रक 22 सितंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले निर्धनता एक चुनौती क्या है उसको जानेंगे और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कार्यपत्रक निर्धनता एक चुनौती भाग 1। भाग 1 का अर्थ यह है कि आगे इसके और भी पार्ट्स आएंगे। इस चैप्टर को कई पार्ट्स में डिवाइड करके दिया जाएगा, तो ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसका आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं निर्धनता एक चुनौती क्या है। हमें अपने आसपास बहुत से लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। तो आप लोगों ने भी अपने आसपास बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत गरीब हैं। गांव में भूमिहीन कृषि मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा अनाथ, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले लोग जो अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी असमर्थ रहते हैं। तो रोजाना की जरूरतें क्या होती हैं? रोजाना की जरूरतें होती हैं कि अच्छा पानी होना चाहिए, साफ और स्वच्छ पानी होना चाहिए पीने के लिए, खाने के लिए 3 वक्त का शुद्ध खाना होना चाहिए जिसमें संतुलित आहार होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए। तो ये जो होती है रोजमर्रा की आवश्यकता होती है और ये आवश्यकताएं भी इन लोगों की नहीं पूरी होती क्योंकि ये लोग बहुत गरीब होते हैं। तो निर्धनता का अर्थ क्या होता है? निर्धनता का अर्थ होता है कि गरीबी। निर्धनता का मीनिंग भी आप कह सकते हो, सिनोनिम अगर आप जानेंगे तो निर्धनता का आप लिखते हैं ना पर्यायवाची शब्द गरीबी, तो निर्धनता का अर्थ होता है गरीबी। तो गरीबी क्या होती है? गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जब मनुष्य के पास खाने के लिए 3 वक्त का खाना और रहने के लिए आश्रय नहीं होता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? भूखमरी, गरीबी, आश्रय की सिचुएशन को निर्धनता कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। यानी कि ऐसी सिचुएशन होती है ये कि माता पिता चाहते तो हैं अपने बच्चे को विद्यालय भेजना, उसको पढ़ाना, पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते, ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें। आप जानते हैं जिनके पास खाने के लिए 3 वक्त का खाना नहीं है वो अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजेंगे? ठीक है, और उनके परिवार में यदि कोई बीमार हो जाता है तो वो उसका इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का अभाव। यानी कि जो लोग निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास स्वच्छ पेयजल यानी पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं होता है। जो भी पानी उनको अवेलेबल होता है उसी को उन्हें पीना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत गंदगी है। आपने देखा जब वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है तो वहां पे जो पीने के लिए पानी है वो भी गंदा है बहुत ज्यादा, पर मजबूरी में उन लोगों को वही पानी पीना पड़ता है। वो साफ पानी या फिल्टर वाला पानी नहीं यूज कर सकते। उसका कारण तो आप जानते ही हैं, क्योंकि उनके पास धन का अभाव है। सफाई की सुविधाओं का अभाव, उनको सफाई की सुविधाओं का भी अभाव होता है क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। अनियमित रोजगार की कमी, ठीक है, सॉरी, नियमित रोजगार की कमी। नियमित मतलब होता है जो रोजाना रोजगार मिले, तो उनको रोजाना रोजगार नहीं मिलता। कभी काम मिल जाता है 2-3 दिन और फिर वो उनको 2-3 दिन के पैसे मिल जाते हैं, फिर उनको कई दिनों तक काम नहीं मिलता, 2-4 दिन, फिर 2-4 दिन के लिए काम मिल जाता है। इसको बोलते हैं अनियमित। ठीक है, तो इस तरीके से वो अनियमित रोजगार करते हैं। नियमित रोजगार उनको नहीं प्राप्त होता है। और नियमित रोजगार का मतलब होता है जिसको डेली काम मिलता है, यानी कि वो डेली वर्क करते हैं और ताकि उनको पैसे मिल सके। ठीक है, तो इनके पास नियमित रोजगार नहीं होता है। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, असहायता की भावना के साथ जीना भी है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है? न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, यानी कि कम से कम जो सुविधाएं होती है ना, मिनिमम कम से कम सुविधाएं जो होती हैं वो भी इनके पास नहीं होती हैं। ठीक है, और असहायता असहायता की भावना, और सहायता मतलब हेल्प होती है और असहायता हेल्प का अपोजिट। तो इनके अंदर किसी भी तरह की सहायता की भावना भी नहीं होती। इनको पता होता है कि कहीं से इनको कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी और इनको इसी सिचुएशन के साथ जीना है। तो गरीबी एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जो मनुष्य को बहुत मजबूर कर देती है और जिसके कारण सभी सुविधाओं का अभाव होने के कारण मनुष्य को कई तरह की परिस्थितियों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है और कोई भी निर्धनता से जीना नहीं चाहता है। तो आपको पता है गरीबों के साथ कई जगहों पर जहां भी वो जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इसलिए कोई भी है वो गरीब होकर नहीं जीना चाहता। आप भी जानते हैं इस बात को कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब होकर जीना चाहता है, निर्धन रहना चाहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी निर्धन होकर नहीं जीना चाहता है, ठीक है। वो लोग कहीं भी जाते हैं किसी भी सुविधा के लिए तो उनको वहां से भगा दिया जाता है या उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनसे लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं। आय और उपभोग के स्तर, आय मतलब होती है इनकम और उपभोग मतलब होता है इस्तेमाल करना। जैसे कि एक पर्सन, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक इंसान की इनकम है 10,000 रुपए, तो वो हो गई उसकी आय। और उपभोग क्या हो गया? 10,000 रुपए में से उसने 2,000 रुपए अपने घर का राशन पानी खरीदने के लिए पैसे खर्च कर दिए, तो 2,000 रुपए उसने क्या किए? उपभोग कर लिए, यानी कि उन पैसों को इस्तेमाल कर लिया। तो आय का मतलब होता है इनकम और उपभोग का मतलब होता है इस्तेमाल करना, जो पैसे हम खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो आय और उपभोग के स्तर के साथ जब निर्धनता को निरक्षरता, निरक्षरता मतलब होते हैं अनपढ़ लोग, ठीक है। तो क्योंकि इनके पास इनकम बहुत कम होती है, ठीक है, जितनी उपभोग की आवश्यकता होती है, यानी कि जितने खर्चों की आवश्यकता होती है, अगर इनकी खर्चे जो होते हैं यानी उपभोग की जो मतलब उपभोग की जो आवश्यकता होती है वो होती है इनकी 15,000 की, और इनकम कितनी होती है? 5,000, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आपके घर का खर्चा 15,000 का है और आपको सैलरी 5,000 मिलती है, तो आपके घर का खर्चा पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही सिचुएशन इनके साथ होती है। जो आय होती है वो बहुत कम होती है, उपभोग का स्तर तो होता है ज्यादा होता है, और निर्धनता इसके कारण क्या होता है? ये अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, इसके कारण क्या फैलता है? निरक्षरता, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो अनपढ़ रह जाते हैं, ठीक है। कुपोषण के कारण, और क्या होता है? बच्चों को सही मात्रा में खाना नहीं मिल पाता है, पौष्टिक आहार नहीं प्राप्त होता है, जिसके कारण बच्चे क्या होते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर कई सारी तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, यानी कि जब बच्चे के अंदर पौष्टिक आहार नहीं जाएगा तो कोई भी बीमारी का संक्रमण उसको बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और बीमारी का संक्रमण जल्दी होगा तो बच्चा जल्दी बीमार हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं। कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, इनके पास तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। कमी का अर्थ होता है यहाँ पर कि पैसे नहीं होते हैं, तो इलाज करवाने के लिए वो जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। रोजगार के अवसरों की कमी, यानी कि इनको जॉब्स जल्दी नहीं मिलती हैं, ठीक है। रोजगार मीन्स होती है जॉब, तो इसके अवसर की कमी, यानी कि रोजगार भी नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी, यानी कि साफ पानी और सफाई का जो रहन सहन होता है वो सारी चीजें इन तक नहीं पहुंच पाती है। इनके घरों के आसपास अगर गंदगी होती है, कूड़ा होता है, तो उसको साफ करने की सुविधा नहीं होती है। जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है, और ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में जरूर देखी होंगी, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीजों को से बहुत अच्छे से मतलब पहचान चुके होंगे, आप लोग खुद देख चुके होंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है निर्धन लोगों को। चलिए बात करते हैं हम आगे, सामाजिक अपवर्जन क्या होता है। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है, ठीक है। इसका क्या अर्थ हुआ? सामाजिक अपवर्जन, यानी कि जो समाज में ऊंचे लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो लोग क्या करते हैं? अच्छे स्थानों पे रहते हैं, साफ और सुरक्षित स्थानों पे रहते हैं, और उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, इसलिए वो सभी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ऐसे निर्धन लोग ऐसे लोगों के बीच में जाके रहना चाहें जहां पे सारे पैसे वाले लोग रहते हैं, तो वो लोग उनको रहने नहीं देना चाहते, ठीक है। तो इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल, यानी जो निर्धन गरीब लोग हैं वो अगर बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों जिनको संपन्न लोग वो होते हैं जिनके पास, जिनकी अच्छी इनकम होती है, जिनके पास अच्छा पैसा होता है और उनको सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो निर्धन लोग अगर संपन्न लोगों से अपवर्जित
या रहकर, अपवर्जित रहकर मतलब अलग रहकर, केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। यानी कि जो गरीब लोग हैं वो दूसरे गरीबों के साथ ही रह पाते हैं। उसका कारण यह है कि जो संपन्न लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं उनके बीच में रहना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सामान्य अर्थ से सामाजिक अवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो अपवर्जन जो होता है वो निर्धनता का कारण भी होता है और उसका परिणाम भी होता है। कारण कैसे होता है? कारण इस प्रकार होता है कि जो निर्धन लोग हैं वो संपन्न लोगों के बीच में नहीं रह पाते, क्योंकि संपन्न जो लोग हैं वो अपने बीच में उनको रहने ही नहीं देना चाहते, या फिर वो उनके माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते। उनको वो सुविधाएं, वहां रहने के लिए उन सुविधाओं को इस्तेमाल करना पड़ेगा और उन सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो इस कारण से वो वहां पर नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ये कारण हो गया। और दूसरा पूछा गया है परिणाम भी है ये इसका। तो परिणाम क्या है कि अपवर्जन, ये परिणाम इसलिए है क्योंकि निर्धन लोग जब वहां रहेंगे नहीं और निर्धनों के बीच में ही रहेंगे तो वो और आगे बढ़ने के उनको मौके नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका कारण भी है और परिणाम दोनों हो सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं। यानी कि इस कारण से जो ये निर्धन समूह है, ये जो सुविधाएं मिलती हैं, जो लाभ मिलते हैं और जो अवसर मिलते हैं आगे बढ़ने के, अपवर्जित रहते हैं, यानी उनसे पिछड़ जाते हैं और उनसे अलग रह जाते हैं। इनको कोई भी अवसर आगे बढ़ने के नहीं मिल पाते हैं, सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और इनको लाभ नहीं प्राप्त हो पाते हैं, जिनका उपभोग दूसरे कर लेते हैं। ठीक है, जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों में अपवर्जित रखा जाता है। तो भारत में आपने देखा है जाति और धर्म के नाम पे पहले बहुत भेदभाव किए जाते थे, और उन भेदभाव में भी कुछ ऐसे जाति के लोग होते थे जिनको अपवर्जित किया जाता था, जिनको संपन्न लोग अपने बीच में नहीं रहने देते थे, जिसके कारण वो हमेशा पिछड़े हुए रहते थे। पर अभी ऐसा नहीं होता है। अब जो है इसके ऊपर बहुत सारा सुधार किया गया है और सभी जाति के लोगों को समान होने का और समान तरीके से रहने का अधिकार प्राप्त किया गया है। ठीक है, पर अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि लोग रह जाते हैं पीछे। इसी कारण से कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। यानी कुछ जातियों के लोग होते हैं उनको आज भी अवसर नहीं मिल पाते हैं आगे बढ़ने के। ठीक है, अब हम बात करते हैं असुरक्षा की। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो विशेष समुदायों, ठीक है, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे आदिवासी समूहों या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे समुदाय होते हैं, ऐसे समुदाय जैसे आदिवासी समुदाय क्यों पिछड़े हुए हैं? उसका कारण ये होता है कि ये लोग आज भी जंगलों में रहते हैं और इन तक जो सरकार की सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं, या उन तक पहुंचने से पहले ही बीच वाले लोग उनको इस्तेमाल कर लेते हैं और वो सुविधाएं उन तक पहुंचने नहीं देते, जिस कारण वो आज भी पीछे रह जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको शारीरिक रूप से अपवर्जित किया जाता है, जैसे कि विधवा हो गई, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब पीछे रह जाते हैं, अपवर्जित रह जाते हैं, के आने वाले वर्षों में निर्धन होने और निर्धन बने रहने की आर्थिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। ठीक है, तो असुरक्षा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे असुरक्षा बार बार क्यों कहा जा रहा है? असुरक्षा मतलब ये होता है कि जो ये समुदाय होते हैं या जो ये लोग होते हैं इनके साथ इनको असुरक्षा होती है। असुरक्षा होती है इसलिए क्योंकि इनको पता होता है कि इनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी, इनको अच्छा स्वास्थ्य लेने के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, रोजगार के अवसर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें इनको महसूस होती है कि शायद हमें ये सुविधाएं ना मिल पाए और हम निर्धन ही रह जाएं, हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़
बाढ़ हो, भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का बने रहने की असुरक्षा है। यानी कि जब कोई भूकंप आता है, बाढ़ आता है, सुनामी आता है या किसी भी तरह की इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, तो समस्या सबको होती है उस समय, चाहे कोई संपन्न व्यक्ति हो, चाहे कोई निर्धन व्यक्ति हो या कोई असहाय व्यक्ति हो। हर मनुष्य को समस्या होती है और हर मनुष्य को ये डर होता है कि उसके पास पैसों का अभाव हो जाएगा, धन का अभाव हो जाएगा, सुविधाओं का अभाव हो जाएगा। पर जो ये लोग होते हैं, जो निर्धन लोग होते हैं या फिर जो असुरक्षित महसूस करते हैं स्वयं को, उनको ज्यादा डर होता है। ठीक है, संपन्न लोगों की तुलना में उनको ज्यादा असुरक्षा महसूस होती है। कारण आप समझ गए कि जो संपन्न लोग हैं उनको ये रियलाइज होता है कि उनके पास कुछ धन है जिसका प्रयोग करके वो भविष्य में उसका फायदा उठा सकते हैं और शायद अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। पर जो निर्धन व्यक्ति होता है, इसके पास पहले से कोई धन नहीं होता है, इसलिए इन लोगों को ज्यादा डर होता है ऐसी सिचुएशंस के लिए कि अगर भूकंप आया या बाढ़ आया या ऐसी सिचुएशंस आई तो ये कैसे सामना करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक होते हैं, यानी कि पहले से ही इनके पास धन का बहुत ज्यादा अभाव होता है, इसलिए इनको ऐसी चीजों से ज्यादा डर लगता है। तो चलिए आगे बात करते हैं निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा क्या होती है? किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो निर्धनता रेखा क्या होती है? निर्धनता रेखा होती है यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो अमाउंट फिक्स कर देती है कि एक इंसान की इतनी इनकम और इतनी आवश्यकताएं कम से कम होती हैं। यदि किसी मनुष्य की उतनी आवश्यकता जो सरकार ने निर्धारित की है वो भी पूरी नहीं होती है तो वह व्यक्ति क्या होता है? निर्धनता रेखा से नीचे होता है। और यदि वो आवश्यकताएं मनुष्य की पूरी हो जाती हैं तो हम ये मानते हैं कि वह व्यक्ति निर्धन नहीं है, निर्धनता रेखा से ऊपर है। ठीक है, तो कैसे मानते हैं इसको, चलिए आगे देख लेते हैं। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। यानी कि मूल आवश्यकताएं जो हमारी सबसे मेन आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग वस्तुएं होती हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? अतः काल एवं स्थान के अनुसार, यानी समय, काल का मतलब है यहाँ पर समय, तो समय और स्थान यानी जगह के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। इसलिए अलग अलग जगहों पर निर्धनता रेखा अलग अलग हो सकती है। आपको पता है जो ठंडी जगह में रहने वाले लोग हैं उनकी आवश्यकताएं अलग होंगी, जो गर्म जगह में रहने वाले लोग हैं उनकी आवश्यकताएं अलग होंगी। जो गर्म जगह में रहते हैं उनको पानी ज्यादा चाहिए और जो ठंडी जगह में रहते हैं उनको फूड ज्यादा चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशंस क्या होती हैं? बदल जाती हैं। तो काल यानी कि समय और स्थान के अनुसार जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इसी के आधार पर हम ये मानते हैं कि जो मनुष्य की मूल आवश्यकताएं जो निर्धारित की जाती हैं वो जगहों के स्थान पर अलग अलग, मतलब समय और स्थान के अनुसार अलग अलग निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रत्येक देश की काल्पनिक रेखा अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। काल्पनिक मतलब जो हम अपनी कल्पना से बनाते हैं, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन, ईंधन मतलब होता है जो गैस हम जलाते हैं, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं आदि पर विचार किया जाता है। तो भारत में जब हम ये मानते हैं कि निर्धन लोगों को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता यानी अनाज। ठीक है, खाद्य मतलब होता है अनाज। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई? खाद्य आवश्यकता यानी कि अनाज। उसके बाद नंबर 2 कपड़े, जूते, ईंधन मतलब खाने को कुक करने के लिए हमें गैस सिलेंडर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ईंधन और प्रकाश यानी कि रोशनी, यानी कि अगर आप अंधेरे में तो रह नहीं सकते तो आपको कोई ना कोई प्रकाश का जरिया चाहिए, बिजली चाहिए, तो प्रकाश। शैक्षिक यानी आप शैक्षिक समझ गए कि ज्ञान देना, शिक्षा देना, और चिकित्सा यानी कि इलाज की सुविधाएं। तो ये चीजें हम निर्धनों को देने की कोशिश करते हैं हमारे देश में। तो ये मेन चीजें आती हैं मूल आवश्यकताओं में भारत में। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए
कुल कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। यानी कि अगर पूछा जाए कि खाद्य आवश्यकता, अब एक मनुष्य कितना खाना खा सकता है, एक मनुष्य की शरीर की कितनी आवश्यकता है, कैसे पता चलेगी? तो समय मतलब एक मनुष्य की आयु यानी उसकी उम्र कितनी है, और वो कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है, उसके आधार पर एक लिस्ट बनाई जाती है कि एक फीमेल को इस उम्र में इतने कैलोरी की जरूरत होती है। कैलोरी मीन्स हम जो भी खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको कैलोरी में कैलकुलेट किया जाता है कि एक मनुष्य को इस उम्र में इतनी आवश्यकता होती है। तो यदि उसे उतनी कैलोरी डेली की मिलती है तो वो ठीक है, और अगर उससे कम मिलती है तो यानी कि वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलोरी में मापा जाता है। कैलोरी एक कह सकते हो कैलकुलेशन यूनिट होती है जिससे कि मनुष्य के द्वारा खाने जाने वाले खाने में कितनी कैलोरी मिलती है उसका मेजरमेंट किया जाता है। कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित होती है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर एक आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, आयु मीन्स उम्र, लिंग मीन्स जेंडर यानी कि मेल फीमेल। ठीक है, काम करने की प्रकृति, हम किस प्रकार का काम करते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, कुछ लोग बहुत दिमाग का काम करते हैं, तो काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। ठीक है, जितना एक 10 साल के बच्चे को खाने की नीड है, क्या 20 साल के आदमी को भी उतना ही नीड है? नहीं, सबकी कैलोरीज अलग अलग होती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी एवं नगरीय क्षेत्रों में 21 कैलोरी 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो ये माना जाता है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको एक दिन में 2400 कैलोरी लेनी आवश्यक है, जबकि नगरीय क्षेत्र यानी कि जो शहरों में रहते हैं उनको एक दिन में 2100 कैलोरी लेना आवश्यक होता है। ठीक है, जो बच्चे होंगे उनको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती है, जो बड़े होंगे उनको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी। बिल्कुल ऐसे ही जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या किसान हैं, उनको ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है क्योंकि वो फिजिकल प्रोसेस करते हैं यानी कि वो शारीरिक श्रम करते हैं। और जो मनुष्य मेंटल वर्क करते हैं यानी कि ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, शरीर का इस्तेमाल कम करते हैं, उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है आयु, लिंग और काम करने की प्रकृति के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार था और बहुत सारी चीजें इसमें जानने योग्य थी आपके लिए, जो भविष्य में भी आपके लिए काम आएंगी। तो चलिए आज के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आज हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं। आज का दूसरा प्रश्न है निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों है। और आज का चौथा प्रश्न है निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है, अपने विचार लिखिए। तो ये है हमारे आज के 5 प्रश्न। अब हम बात करेंगे इनके उत्तरों की। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे प्लीज हमारी वीडियोस को देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए और आपको वीडियो को यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और नई वीडियो जो अपलोड होती है उसका उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो यदि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और तुरंत आपको पता चल जाएगा, आपको वीडियो को यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आप बात करते हैं इनके उत्तरों की। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं। उत्तर है निर्धनता के लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 भूखमरी अर्थात निर्धनता के कारण लोगों की प्रतिदिन की खाद्य आवश्यकता पूरी ना हो पाना, यानी कि जितनी आवश्यकता होती है खाने की पूरे दिन में उतनी भी आवश्यकता पूरी ना हो पाने के कारण भूखमरी की स्थिति आ जाती है। नंबर 2 आश्रय का ना होना अर्थात रहने के लिए घर का ना होना। नंबर 3 स्वच्छ पेयजल उपलब्ध ना होना। नंबर 4 सफाई की सुविधाओं की कमी। नंबर 5 शिक्षा का अभाव। और नंबर 6 नियमित रूप से रोजगार का ना मिलना।
ठीक है, तो ये है हमारे निर्धनता के लक्षण। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है? तो उत्तर है, निर्धनता के कारण विभिन्न प्रकार से लोगों का जीवन प्रभावित होता है। नंबर एक, निरक्षरता का बढ़ना, अर्थात धन के अभाव के कारण निर्धन लोग अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है, निरक्षरता बढ़ती जाती है। नंबर दो, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, यानी कि क्योंकि उनको आवश्यक संपूर्ण आहार नहीं मिलता, संतुलित आहार नहीं मिलता, जिसके कारण वो कुपोषित हो जाते हैं और कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी हो जाती है। रोजगार के अवसरों की कमी, तो रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त होते हैं, जिससे कि उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी, उनकी जो सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच होती है वो हो ही नहीं पाती है। और नंबर 5, सभी स्थानों पर निर्धन लोगों के साथ दुर्व्यवहार का होना, तो निर्धन लोगों के साथ सभी स्थानों पे दुर्व्यवहार किया जाता है। ये था हमारा उत्तर नंबर 2। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों है? तो निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। इसी प्रकार सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों है। तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से भेदभाव किया जाता है निर्धन लोगों के साथ, और वो जैसे माहौल और जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, उनको मजबूरी में वैसे ही माहौल और वैसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है, जिसके कारण उनको एक संपन्न समाज से थोड़ा अलग कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसका कारण और परिणाम दोनों है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की। निर्धनता रेखा को निर्धारित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ का उपलब्ध होना। नंबर 2, कपड़ों, जूतों तथा अन्य मूल आवश्यकताओं का पूरा होना। नंबर 3, ईंधन और प्रकाश की सुविधा की उपलब्धता। नंबर 4, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता। और नंबर 5, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता। यानी निर्धनता रेखा को निर्धारित करते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर ये सुविधाएं किसी मनुष्य को मिलती हैं तो वो निर्धनता रेखा के ऊपर है, और ये सारी सुविधाओं से वो वंचित है तो वह व्यक्ति जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। समझ गए आप? तो निर्धनता रेखा को निर्धारित करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो निर्धन लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग बिलोंग करते हैं, उन सभी लोगों को ये सभी बेसिक जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त करवाई जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है? अपने विचार लिखिए। तो इसमें हमें अपने स्वयं के विचार लिखने हैं। निर्धनता एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती है क्योंकि निर्धनता के कारण समाज 2 भागों में विभाजित हो जाता है, संपन्न वर्ग तथा निर्धन वर्ग। यह इन 2 वर्गों के मध्य इस प्रकार असमानता को जन्म देता है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, यानी समाज में जो एकता होता है उसको खंडित करता है। इसलिए समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता का होना आवश्यक है। समाज को एक साथ रखने व विकास करने के लिए समाज में एकता आवश्यक है। समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित न होकर एक साथ होना आवश्यक है, इसलिए आर्थिक समानता होना जरूरी है। एक अच्छे और विकसित समाज के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से देश में समानता होना अति आवश्यक है। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। मैंने आपको सभी उत्तर जो है वो पॉइंट में दिए हैं, और इस हिसाब से दिए हैं कि क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में हमेशा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, तो मैं आंसर्स आपको इसी तरीके से लिखवाती हूँ कि जो ये क्वेश्चन मुझे पता होता है कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है। आज जो क्वेश्चंस हमने रीड आउट किए हैं ये मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको मिनिमम 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में मिलेंगे देखने को, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखिए, ये सभी क्वेश्चन जो आज की वर्कशीट में आए हैं इनके मोस्ट चांसेस हैं कि ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने इनके आंसर्स भी आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखवाए हैं जैसे आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं। अगर आपने आंसर्स, यही वाले आंसर्स, मेरे आंसर्स एग्जाम में लिखे तो आप याद रखिए कि आपको बहुत अच्छे स्कोर मिल जाएंगे।
तो ये थे आपके आज के आंसर्स, और आप सभी बच्चों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आसानी से आप अपने आंसर्स लिख सकें। तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।